नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ये चौथा पेपर है, यानी चौथे नंबर का जो पेपर आपका लगेगा वो है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो यह है भाषा, संज्ञान और समाज का, ठीक है ना। तो इस पेपर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, उस पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए आप लोग, अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो पढ़ना है वो आप लोग देखेंगे, भाषा की सही पहचान किससे जुड़ी होती है। तो भैया याद रखना, आंसर होगा अपना सत्ता तंत्र से जुड़ी होती है भाषा की सही पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, देखिए, हमारे अधिकारों, संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना, पुनर्रचना किसके माध्यम से साकार होती है। तो भाषा के माध्यम से साकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन और याद रखेंगे। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा आ सकता है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी है जिसे 21 करोड़ आदमी बोलते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन है महात्मा गांधी का। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, किसका कथन है, महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र जो पुस्तक है, ठीक है, ये किसकी है। ये पुस्तक है साथियों, मैंने पिछले पेपर में भी, कई पेपरों में एक क्वेश्चन आ चुका है, यह है अपना पाउले फ्रेरे की पुस्तक है, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, ठीक है, अच्छे से याद करना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना किसने की है। तो ये की है अपनी सूरदास जी ने, ठीक है, सूरदास जी भी है। और अगर आपको आंसर मिले मीराबाई, तो मीराबाई ने भी कृष्ण की भक्ति का जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि और भाषा का संबंध कैसा है। तो ये याद रखना आप लोग, मानवीय संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव एक प्राणी है जिसका विशिष्ट संबंध किससे होता है, समाज से होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में एकता का मूल आधार क्या है। तो संस्कृति की एकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ व शुद्ध माध्यम कौन सा है। तो याद रखना आप लोग, भाषा होती है। अगला प्रश्न है अपना, इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग याद करके जाना है भाई। जेंडर की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है। तो सामाजिक जीवन में नारी का स्थान जेंडर की अवधारणा का मूल स्रोत है। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था कैसी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको इस पेपर के अंदर ग्रामर भी आपसे पूछी जाती है, ये भी आप लोग याद रखना। हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, गुजरात नहीं है भाई, ठीक है। और अब आपसे मान के चलते हो, ग्रामर में कहावतें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें है, मान्य मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ है जबरन किसी के गले पड़ना या सिर पड़ना, ठीक है। ऐसे ही हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, हार मान लेना, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में कौन से पढ़ने हैं। देखिए, भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न तो ये आपको याद रखना है, पढ़िए आप लोग। भाषा निरंतर बदलती रहती है लेकिन यह परिवर्तन काफ़ी धीरे धीरे होता है। अक्सर माता पिता को यही लगता है कि बच्चे वही भाषा बोल रहे हैं जो वह स्वयं बोल रहे हैं, जबकि सत्य यही है कि परदादा परदादी की भाषा से पोता पोती की भाषा बहुत अलग होती है, ठीक है भाई। ये भाषा की प्रकृति हो गई। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। इसको आप लोग फिर दोबारा याद रखेंगे। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है और उन पर उर्दू भाषा को थोपा जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश में भाषाई आंदोलन हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे,
हिंदी भाषा को दक्षिण भारत में थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता। तो दक्षिणी भारत के अंदर ज़्यादातर जो साउथ के स्टेट हैं उनमें इंग्लिश भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत में अगर थोप दिया जाता तो भारत भी पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता, ये कारण होता वहाँ पर। नेक्स्ट है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की किस अनुसूची में स्वीकार किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग 8वीं अनुसूची में भाषाओं का दर्जा किस में मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है। और एक प्रश्न आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, जबकि वर्तमान अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान के अंदर, 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। संवैधानिक भाषाएं कितनी है वर्तमान में, 22 भाषा हैं, ठीक है। और मूल संविधान में पूछिए तो 14 भाषाएं। और इस प्रश्न को मैं पिछले पेपर में पढ़ा चुका हूँ। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर किन राज्यों को बनाया गया था। तो 2 राज्य थे, पंजाबी के आधार पर पंजाब को और हिंदी के आधार पर हरियाणा राज्य को, ठीक है। पंजाब और 2 हरियाणा, ये 2 राज्य हैं जिनको पंजाबी हिंदी के माध्यम से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1956 में श्रीलंका, ठीक है, जिसका वर्तमान तत्कालिक नाम क्या था, पहले श्रीलंका का नाम क्या था, सीलोन बोलते थे पहले श्रीलंका को। तो श्रीलंका में किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखना आप लोग, श्रीलंका में सिंगल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अगला, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आएंगे इनमें से, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अपना, मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अंतर क्या है। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उसका उपयोग करते हैं वे बुर्जुआ वर्ग के कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग का भाषा का उपयोग शोषण को समझने और उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और याद भी करना है कि मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अंतर क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बोहरा समुदाय राजस्थान के किन जिलों और किन कस्बों में निवास करता है। तो याद रखना आप लोग, बोहरा समुदाय दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की गलियाकोट, सागवाड़ा और परतापुर आदि कस्बे में बहुत मात्रा में बहुतायत रूप से निवास करता है। नेक्स्ट है अपना, मनुष्य भाषा किसे कहते हैं। मानव के मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि को जो हमें अर्थ प्रदान करती है उसे हम मनुष्य की भाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है भैया, बताओ जल्दी से। भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है। तो भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है, भाषा है। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, भाषा का निर्माण हुआ, और भाषा से ही हमारे लिपि का आविष्कार हुआ। भाषा मौखिक होती है जबकि लिपि कैसा होता है, लिखित रूप होता है। किसी भी मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करना उसकी लिपि कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का उद्भव पहले हुआ था, न कि लिपि का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिपि की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों और विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। देखिए आप लोग, लिपि का मतलब होता है लिखित रूप। लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जब आदमी किसी चीज़ को बोल देता है तो बोलने के बाद में उस चीज़ को आप किस तरीके से स्थायित्व दे पाएंगे, लिख करके। तभी तो हम कहते हैं ना कि आप लोग स्टाम्प पे लिख दीजिए ये आपकी बात सत्य है या असत्य है। तो स्टाम्प, इसका मतलब लिखित रूप में, ठीक है ना, लिखित रूप मांगा जाता है। और आजकल लिखी हुई चीज़ ही ज़्यादा वैलिड होती है बजाय मौखिक रूप के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग किसे कहते हैं।
वेबर, मैक्स वेबर जो थे एक समाजशास्त्री थे, और मैक्स वेबर का कहना है कि वर्ग का निर्धारण उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा है। गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहत स्तर के लोगों का समूह है, यह प्रतिष्ठा समूह है, शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखना है, या तो आपसे कोई लोकोक्ति पूछी जाएगी, लोकोक्ति, या फिर आपसे कोई मुहावरा पूछा जाएगा। आपसे एक चीज़ ज़रूर आएगी, लेकिन लोकोक्ति और मुहावरा आएगा कौन सा ये तो निश्चित नहीं है। आप लोग पढ़ के आए होंगे 10वीं तक या 12वीं तक ग्रामर को, तो लोकोक्ति और मुहावरा एक प्रश्न आपका ज़रूर आएगा। कोई भी प्रश्न आ जाए, लोकोक्ति पूछे या मुहावरा पूछे, लेकिन आएगा ज़रूर आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जेंडरीकरण किसे कहते हैं। जीवन में सेक्स की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देखकर की जाती है। इसी पहचान से पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती हैं। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडरीकरण कहते हैं। ठीक है, उसी को हम सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए। अब आते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। भाषा, समाज और सत्ता के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। अब देखिए उद्देश्य क्या है। भाषाई अस्मिता की स्वीकृति जनतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है, इससे जनतंत्र मजबूत होता है। भाषा का व्यक्ति तथा समुदाय की अस्मिता के साथ गहरा संबंध है। साथ ही भाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जेंडर संबंधी असमानता का कारण भी बनती है एवं इसे दूर करने का साधन भी बनती है। भाषा पर उसके भौगोलिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। भाषा के उपयोग द्वारा कई बार एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता आया है। भाषा एक तरफ वर्गीय शोषण का माध्यम बनती है, तो दूसरी ओर शोषण के विरुद्ध का माध्यम भी बनती है। ओके, भाषा का धर्म अथवा जाति से कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। विभिन्न धर्मों और उससे संबंधित साहित्य के कारण नवीन शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के आने से भाषा समृद्ध हुई है। भाषा और लिपि के मध्य संबंध अनिवार्य नहीं है। भाषा क्या है, साध्य है, तथा लिपि उसका साधन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को आप स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2024 जनवरी में भी आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये प्रश्न आप लोग पढ़ के जरूर जाएं, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। सीरीज तो बहुत बड़ी है, यूनिट भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप में बहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह या धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है। यानी हमारी भाषा यह अच्छी तरीके से प्रकट कर देती है कि हम निरंकुश हैं या लोकतांत्रिक हैं, नस्लवादी हैं, या इस विचार से असहमत हैं, या पितृसत्ता के समर्थक हैं, या स्त्री और पुरुष की समानता के पक्षधर हैं, या धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं, या धर्मांध रुख के शिकार हैं आदि। इन सब बातों की तय कौन करती है, भाषा करती है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात हमारे सरोकारों और संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना पुनर्संरचना भाषा के माध्यम से साकार होती है। भाषा हमारे जीवन या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रस्थान बिंदुओं को बखूबी प्रकट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि एक राज्य कल्याणकारी है, तो इससे राज्य की उन आर्थिक नीतियों का पता चलता है जिससे राज्य प्रतिस्पर्धात्मक है। तब राज्य के उद्योगों के प्रति रुचि बढ़ती गई है। आर्थिक सहूलियतों का पता चलता है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते और समझते हैं।
अर्थात भाषाएं हमारी समझ का विस्तार वहाँ तक करती हैं जहाँ हम उसका इस्तेमाल विभिन्न विचारों, सांस्कृतिक विरासतों एवं ज्ञान की परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध होता है। तो भैया याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर आता है, थोड़ा नीचे चलते हैं हम, आइए और आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अगला थोड़ा और स्क्रॉल करिए नीचे, यहाँ पर आते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम ही नहीं व्यक्ति विशेष की पहचान भी है। इस कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इसका मतलब अपने विचार व्यक्त करने हैं। हूबहू तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज में। भाषा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय व सफल साधन है, क्योंकि हम भाषा के बारे में सामाजिक राजनीतिक ढंग से सभी सोचते ही नहीं, इसलिए हमें भाषागत शोषण कभी दिखाई नहीं देता, मात्र संप्रेषण की ही अनुभूति होती है। प्रातःकाल के वातावरण में पति का कथन जैसे 7 बज रहे होंगे, अखबार नहीं आया, चश्मा रखा था कहीं, पति के ये कथन आदेशात्मक न होकर के विवरणात्मक कथन ही है, क्योंकि पत्नी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि पति का दर्जा समाज में ऊंचा है, इसलिए वह उनके कथनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रख कर के अपनी आज्ञा का पालन करती है। इसलिए भाषा संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, एक तरह शोषण का भी आधार यहाँ पर झलक रहा है। ठीक है भाई, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। समाज और परिवार में इसके उदाहरण उठते बैठते देखे जाते हैं। जैसे भाषा के माध्यम से लिंग की अभिव्यक्ति होती है। पुरुषों के लिए जैसे पुल्लिंग खाता है पीता है, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग यूज की जाती है, खाती है पीती है। इसलिए भाषा व्यक्ति विशेष की क्या है, पहचान है। तो ये लिंग के साथ संबंध हो गया भाषा का। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ लिया जैनदारीकरण के बारे में ऊपर पहले ही। अगला प्रश्न आता है अपना, नेक्स्ट देखेंगे, प्रभुत्व और वर्चस्व में अंतर क्या है। प्रभुत्व क्या होता है और वर्चस्व क्या होता है। प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण करता है। वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं की जाती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है और स्थिति है जिसमें मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति या समूह की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी वे व्यक्ति या समूह उनको अपने हित में समझते हैं। इस प्रक्रिया में हित तो नियंत्रण करने वाले का सधता है, लेकिन वह यह समझता है कि इन मूल्यों से नियंत्रित व्यक्ति का हित भी सध रहा है। तो ये प्रभुत्व और वर्चस्व में अंतर आपको याद रखना है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा और क्षेत्र का रिश्ता गहरा है, यानी भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध क्या है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लगातार 17, 18, 19 में भी प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा बारीकी से देख करके जाएंगे। आंसर होगा कि भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से होता है, क्योंकि इन क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। ये भाषा विज्ञान में कहा है। इस बदलाव का प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है। अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा संबंध है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है, रेत की विशेषताएं उद्घाटित होती है, जैसे धरती धोरारी, धोरारो धणी, झीणी रेत। तो बताओ रेगिस्तान को कितने नामों से जाना जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, स्पष्ट करने के लिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहां लंबे समय तक सामंतवाद रहा। सामंतवाद के कारण ऐसे राजे रजवाड़ों के बीच निरंतर युद्ध की स्थितियां बनी रही। इसका भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ पर जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे महाप्राण ध्वनियों या बलाघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा का सबसे प्रभावी स्मृतियाँ उसमें मुहावरे भी सुरक्षित रहती हैं। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों को भी उदाहरण रूप में देखा जा सकता है।
जैसे घात फिरौनी, घात लगानी, घी लगानी, घी खिचड़िया होनी, ये सब क्या है? मुहावरे। इसके साथ ही भौगोलिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष में भी भाषा में अनेक नए शब्दों के साथ निर्माण के साथ विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का भी निर्माण हो जाता है। तो याद रखना आप लोग, ये भाषा और क्षेत्र में गहरा संबंध आपने याद किया। अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोटिस करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए ग्रामर भी यहाँ पर पूछी जाती है भैया, ठीक है। भाषा के सामाजिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न भी आपका अच्छा है। चलिए इसको याद करते हैं। जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे केवल भाषागत प्रवीणता को ही हासिल नहीं करते, अपितु समाज में भाषा का प्रयोग भी करते हैं। कैसे करना है यह भी वो सीख जाते हैं। व्यक्ति, स्थान, विषय के अनुसार भाषा कैसे बदलती है, यह बात बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा भिन्न भिन्न रूपों में वो समझ भी लेते हैं और ये क्षमता भी हासिल कर लेते हैं कि उन सबको कैसे पहचानना है। एक सार्वभौमिक व्याकरण के रहने पर भी बच्चा वही भाषा सीखता है जो उसके परिवेश में बोली जाती है। यही नहीं, वह इन्हीं भाषाओं के माध्यम से अपने समाज के इतिहास, रीति रिवाज, संस्कृति को भी आत्मघात करता है। हर बच्चे को यह सीखना पड़ता है कि किस परिस्थिति में किस आदमी के साथ किस समय पर कैसे बात करनी है। वास्तव में हमारे शब्दों का चयन हमारी भाषा शैली निम्नलिखित बातों से तय होती है। बातचीत का संदर्भ, जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जिस इस जगह पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आप जिस तरह अपने घर पर खाने पीने के बारे में अपनी माता से बात करते हैं, उस तरह अपने पिता से स्कूल की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करते। जो शब्द वाक्य के संरचनाएं अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ इस्तेमाल कर सकते, वे विद्यार्थी आदि के बारे में कभी नहीं कर सकते। ठीक है भाई। सामाजिक विविधता की एक झलक हमें भाषा में भी मिलती है। कई बार एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग जाति वर्ग समूह में काफ़ी अंतर होता है। इसी प्रकार भौगोलिक स्तर पर हर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूहों की भाषाओं में अंतर होता है। यह सच है कि यह अंतर वाक्य संरचना के धरातल पर न्यूनतम होता है और ध्वनि संरचना के धरातल पर सबसे अधिक। यह ध्वनि संरचना के आधार पर ही संभव है। लोग अक्सर ये बता देते हैं कि आप इस गांव के नहीं, दूसरे गांव के हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा और धर्म का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए याद करते हैं। धर्म का हमारे समाज से गहरा संबंध है, लेकिन भाषा और धर्म का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। इसलिए हमारे देश के मुसलमान कवियों ने अपनी संरचनाएं हिंदी भाषा में भी की है। रहीम, रसखान, जायसी आदि मुस्लिम कवियों ने अपनी कविताएं हिंदी की उपभाषाओं में नहीं रची, बल्कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी आराध्यों की महिमा का भी गुणगान किया है। उदाहरण के लिए कबीर को ही लीजिए, वो भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं को अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया। अपनी रचनाओं में स्थानीय भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, इसलिए उनकी भाषा मिश्रित और सधुकड़ी भाषा कहलाई और आज उनकी संरचनाएं पूरे देश विदेशों में भी पढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे भक्त कवियों और कवियत्रियों ने अपने साहित्य की रचना धार्मिक भावनाओं के साथ अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती आदि में रचना की है। जनता ने उनके रचित साहित्य को धार्मिक साहित्य के रूप में स्वीकारा। उनकी रचनाओं में उपयुक्त वर्णित भाषा बोलियों के साथ साथ स्थानीय भाषाओं के शब्दों की भी भरमार है, जिसके कारण स्थानीय भाषा और बोलियों का विकास हुआ। जनमानस में अपनी भाषा बोली के साथ साथ उन भाषाओं और बोलियों के शब्दों में परिचित हुआ। अतः कहा जा सकता है कि धार्मिक रचनाओं के कारण बहुत सारी स्थानीय भाषाएं और बोलियों का विकास हुआ है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है, कहने में कोई संकोच नहीं होगा, कि मीरा, सूरदास, तुलसी आदि जैसे भक्त कवि कवियत्री किसी एक धर्म या संप्रदाय से संबंधित होते हुए भी उनकी भाषाएं अलग अलग है। उनकी भाषाओं पर परिवेश का प्रभाव है, न कि धर्म विशेष का। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा और धर्म में कोई गहरा संबंध या अनिवार्य संबंध नहीं है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न अपना देखिए, यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, यानी कहावतें कैसे हैं। लोकोक्ति मुहावरों में क्या समानता और असमानता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक जीवन के दीर्घकालिक अनुभव का समृद्ध कोश है।
लोकोक्तियों में लोक जीवन के विविध अनुभव समाहित हैं, इसलिए वे विस्तृत तथ्य और सत्य को कम से कम शब्दों में प्रभाव उत्पादक ढंग से सहज ही व्यक्त कर देती है। वे कथन जो जनजीवन में या लोक जीवन में दीर्घकालिक अनुभव के उपरांत किसी विशिष्ट अर्थ या परिस्थिति में प्रयुक्त होने लगते हैं, उन्हें हम कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। जैसा कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि लोकोक्तियाँ लोक जीवन की अनुभव सिद्ध संक्षिप्त पंक्तियाँ हैं। आरंभ में लोकोक्तियाँ लोक कंठ में विकसित होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे भाषा और साहित्य का अंग बन जाती है और किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने में काम आने लगती है। लोकोक्तियों के माध्यम से हमें अपने लोक जीवन लोक अनुभव का परिचय होता है। इनके प्रयोग से भाषा रोचक, सरस, सजीव और सुबोध और प्रभाव उत्पादक बन जाती है। लोकोक्तियों में गागर में सागर का गुण विद्वान होता है। अब हम बात करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में। पहले समानताओं को देख लेते हैं, क्या क्या समानता होती है। मुहावरों की भांति कहावतें भी भाषा को रोचक और प्रभाव उत्पादक बनाती है। मुहावरे, कविताएं दोनों ही साधारण अर्थ से भिन्न विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं। मुहावरे और लोक कहावतें दोनों ही प्रयोग आश्रित होती है। अब हम बात करते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंट असमानताएं क्या है। लोकोक्ति वाक्य है, जबकि मुहावरा एक वाक्य का अंश है। लोकोक्ति अपने अर्थ में पूर्ण होती है, जबकि मुहावरा अपने अर्थ में पूर्ण नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में ज्यों का त्यों किया जाता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग लिंग के आधार पर वचन और क्रिया के अनुरूप परिवर्तन में आ जाता है। लोकोक्ति में भाषा चमत्कार के साथ साथ किसी तथ्य के समर्थन का भी भाव निहित होता है। जैसे आप मरे जग प्रलय होए, स्वयं के निश्चित होने पर भी किसी अन्य की चिंता नहीं रहती। प्रयोग, आपने तो अपने नुकसान पर संतोष कर लिया, अब आपको किसी और की चिंता क्यों लगी हो। आपको तो अपने मरे जग प्रलय होए, आपके तो आप मरे जग प्रलय होए। लोकोक्ति जीवन की उपज है, जबकि मुहावरे भाषा के साहित्य की उपज है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शायद अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। शायद एक लास्ट प्रश्न और है यहाँ पर, उसको आप पढ़ना है। भाषा और लिपि पर टिप्पणी, शायद ही हम प्रश्न ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनमें संबंध क्या है, शायद भाषा और लिपि में संबंध की बात की जा रही है, सॉरी, और अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले भाषा भाव अभिव्यक्ति और विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा या अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति अश्रुधारा से ही कर पाता है। अब बात करते हैं हम लिपि की। तो मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, मनुष्य की भाषा है, और उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों और विचारों को जब हम रेखाओं, चित्रों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं तो वह लिपि बन जाती है, स्क्रिप्ट बन जाती है। लिपि से तात्पर्य होता है लिखित चिन्हों में व्यक्त करना उस व्यवस्था को जिसके द्वारा भाषा को हम रूपायित किया जाता है, अर्थात आकार दिया जाता है। जब कहने वाला सामने होता है तो उसके विचारों को सुनकर उसमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाता है, किंतु जब बोलने वाला सामने नहीं होता तो उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे साक्षात्कार लिपि करवा देती है, ठीक है। लिपि ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति या उसके विचारों के माध्यम से साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः स्पष्ट कह सकते हैं कि भाषा को मात्र सुना जा सकता है, जबकि लिपि को अंकित भाषाओं को आंखों से देखकर पढ़ा भी जा सकता है। लिपि न्यून अधिक स्थायी चिन्हों की प्रणाली या पद्धति होती है, जो किसी बोली या कथन विशेष को इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होती है कि वक्ता की हस्तक्षेप के बिना लगभग वैसा ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इन दोनों में अंतर की बात करें, इनके संबंध और अंतर को देखेंगे। सबसे पहले लिपि और भाषा दोनों अभिव्यक्ति की अलग अलग इकाइयाँ हैं। इस दृष्टि से इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबद्ध है। लिपि के बिना भाषा का अपना अलग अस्तित्व हो सकता है, किंतु भाषा के बिना लिपि का नहीं हो सकता। भाई लिपि तो अपना अस्तित्व बना सकती है भाषा के बिना, लेकिन भाषा के बिना लिपि का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा अपना अस्तित्व बना सकती है लिपि के बिना, लेकिन लिपि अपना भाषा के बिना कभी अस्तित्व नहीं बनाती। लिपि का प्रमुख प्रयोजन भाषा को अंकित करना मात्र ही है। भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज़ है।
भाषा का संबंध जीवन से है, जबकि लिपि का संबंध सभ्यता के भौतिक विकास से। बिना लिपि के मनुष्य का काम चल सकता है, किंतु भाषा के बिना मनुष्य का काम कभी नहीं चलता, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लिपि के स्थान पर भाषा ही माध्यम को अपना काम सरलता से चला लेते। किससे? भाषा से। जहाँ तक लिपि और भाषा का संबंध का सवाल है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रतिबद्ध हैं, फिर भी दोनों को एक ही माना जा सकता है। इसका प्रमुख कारण है कि लिपि ध्वनि के लिए लिखित प्रतीकों और संकेतों की व्यवस्था है। इनमें लिपि चिन्हों की संरचना विद्यमान रहती है, जबकि भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपना कार्य करती है। तो ये प्रश्न आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और इतने प्रश्न आपने याद कर लिए ना इस यूनिट से, तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ। एक प्रश्न और है, भाषा और लिपि का संबंध प्राकृतिक है या अनिवार्य है या मानवीय है। तो ये प्रश्न आपको और पढ़ना है, बस आपका काम हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है आपको ऐसा और ज़्यादा पढ़ने की, ठीक है ना। बाकी की बात अगर आपको रहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, मॉडल पेपर भी आपके लिए बेटर ही है। वहाँ पर भी मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया है कि और भी शॉर्ट तरीके से आपको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, तो उन 20 मॉडल पेपरों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और बात रहती है अपनी निबंधात्मक प्रश्नों की, ठीक है भैया। तो निबंधात्मक प्रश्न तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। एक प्रश्न यह है ना कि भाषा और लिपि में क्या समानता और असमानता है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। एक प्रश्न यह है, समानता देखेंगे। भाषा और लिपि दोनों ही अभिव्यक्ति का साधन है, दोनों के लिए ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, दोनों ही मानव के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। बात करें हम असमानताओं की, तो असमानता देखो, भाषा तो उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि लिखित रूप है। भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल तक ही सीमित रहती है, वर्तमान समय की जबकि लिपि जो होती है एक लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। भाषा का संबंध मुख से होता है, कानों से होता है, जबकि लिपि का संबंध हाथों से और नेत्रेंद्रियों से होता है। भाषा सुनने का गुण है, जबकि लिपि क्या है? देखने का गुण है। तो ये आप लोग पढ़ेंगे इसकी असमानताओं को, बस और आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने वीडियो को लाइक कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और एप्लीकेशन पर मॉडल पेपर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे लगते हैं, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।